बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखें। टॉपिक आपका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट टर्म सेम रहती है a, लेकिन उस फर्स्ट टर्म के साथ हम यूज करते हैं कॉमन रेशो r। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए और जो रेशो है वो भी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो कि फर्स्ट टर्म और हमारे पास जो रेशो है वो नॉन जीरो हो, तो हम उस सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जो कि इस टाइप का फॉर्मेट अप्लाई करती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a क्या है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशो क्या है r, देन अब हमारे पास t1 बराबर है a के, t2 बराबर है ar के, t3 बराबर है ar स्क्वायर के। लाइकवाइज वी हैव n टर्म बराबर है arn-1। ये फॉर्मूला यूज होता है किसी भी n टर्म को मालूम करने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ये आपके पास जनरल फॉर्म आ गया। अब इस तरह से आपकी सीक्वेंस बनती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। s इज इक्वल टू a ar ar स्क्वायर अप टू arn-1। एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 18, -12, 8। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। कॉमन रेशो के लिए यहाँ पे आपने क्या किया, b/a लाजमी बराबर होना चाहिए c/b के। ये आपके पास पहली टर्म a है, दूसरी टर्म b है, तीसरी टर्म c है। इन तीन वैल्यूज को आप पुट कर दें इस फॉर्मेट में। आपने r इज इक्वल टू पहले b पुट किया, b की वैल्यू -12 थी, डिवाइड बाय a की वैल्यू 18 थी, बराबर है c/b, c की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू माइनस का 12 है। इन वैल्यूज को आपने रखा, आप देख सकते हैं आपका रेशो बराबर आ रहा है, माइनस का 2/3 बराबर आ रहा है माइनस के 2/3 के। अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होती है तब आप ज्योमेट्रिक सीरीज का सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, उसके अलावा नहीं लगा सकते। कंडीशन सेटिस्फाई होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम आगे फर्दर मूव करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने जनरल फार्मूला यूज किया, Tn इज इक्वल टू arn-1। a की वैल्यू हमने पुट की 18, r की वैल्यू हमने पुट की जो कि हमें मिली है माइनस का 2/3, n 9 माइनस का 1। इन वैल्यूज को हमने कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो T9 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 512 डिवाइडेड बाय 729। अब यहाँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। जी नानक। मैम फर्स्ट लेक्चर मैम रिपीट करें, फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल पे ही तो हूँ मैं। मैम थोड़ा रिपीट करें मैम, समझ में नहीं आया थोड़ा। आपके पास देखें वैल्यूज क्या हैं। जी मैम। हमारे पास सीक्वेंस क्या दी हुई है, 18, जी मैम। -12, 8। ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है। इस जी सीक्वेंस मैम। में पहली जो टर्म है वो a है, दूसरी टर्म b है, तीसरी जी टर्म c है। जी मैम। इन तीनों वैल्यूज को आपने जो r का फॉर्मूला r इज इक्वल टू b/a इज इक्वल टू c/b उसमें पुट कर दी। जी मैम। पुट करने के बाद आपने चेक करना है दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। r की दोनों जी वैल्यू है b/a, वो भी और c/b दोनों बराबर आने चाहिए। देखें इस केस में हमारी दोनों बराबर आ रही हैं, 2/3 मैम। 2/3। मैम दोनों बराबर ये कैसे आएंगे? आप डिवाइड करें 12 को 18 से। 1 मिनट मैम। 6 का ठीक है मैम, टेबल मैं बाद अप्लाई, में डिवाइड कर लूंगा फिर मैं बता दूंगा। नहीं 6 का टेबल अप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली करें। 6 2 12, 6 3 18। ठीक है मैम।
दूसरी जगह 4 का टेबल अप्लाई हो रहा है, 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़ा 12। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। बाद जी में जी। नहीं, फौरन क्लियर किया करें सवाल। अब हमने यहाँ पे जी मैम। जर्नल टर्म यूज कर ली। जर्नल टर्म क्या है? टी एन बराबर है ए आर एन माइनस वन। ए जी की मैम। जगह ए की वैल्यू पुट करें, आर जो अभी हमने मालूम किया है माइनस का 2/3, एन जी की मैम। जगह एन की वैल्यू पुट करें, -1 कांस्टेंट है। इसे सॉल्व करें, जी मैम। मैन्युअली भी जी कर मैम। सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास T9 का जो आंसर आ रहा है वो 512 डिवाइडेड बाय 729 आ रहा है। ओके मैम। अब आपके पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में कह रहे हैं फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose third term is 9/4 and whose sixth term is 243 divided by 32। जी निदा। मैम ये जो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 में ये B/A और C/B जो लिखा है, ये फॉर्मूले के तहत है या हमने वैल्यूज को देकर लिखा है? बेटा ये आपके पास कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जैसे अच्छा अर्थमेटिक मैम, में अगर हमारे पास जी मैम। बेटा मेरी बात सुना, अर्थमेटिक में हमारे पास कंडीशन यूज होती है B माइनस ए बराबर होना चाहिए C माइनस बी के। जी ठीक है, अर्थमेटिक में ये कंडीशन है। इसी तरह से यस। ज्योमेट्रिक में ये कंडीशन है B डिवाइड बाय ए बराबर होना चाहिए C डिवाइड बाय बी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी हम सॉल्यूशन के थ्रू जाते हैं। लेकिन मैम अगर हमारे पास मैम वैल्यूज 3 की जगह 4 आ रही है, तो फिर हम फिर भी ये B/A और C/D लगाएंगे? जी, तब भी यही लगाएंगे। आपने पहली, दूसरी और तीसरी टर्म को यूज करना है बस। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल कंसीडर करें। सेकंड एग्जांपल है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose third term is 9/4 and whose sixth term is 243 डिवाइड बाय 32। अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा है? पहले तो ए को डिफाइन किया है। ए आपके पास फर्स्ट टर्म है जो कि सवाल में आपके पास गिवन नहीं है। अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस आपके पास गिवन नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स गिवन है। उन टर्म्स को यूज करते हुए हमें ए भी मालूम करना है और हमें आर भी मालूम करना है। आप देखें मैंने डेटा किस तरह से बनाया। थर्ड टर्म को मेंशन किया है T3, फॉर्मूला अप्लाई किया है ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। सिक्स टर्म को मैंने डिनोट किया है T6 से, फॉर्मूला अप्लाई किया है ए आर पावर 5 इज इक्वल टू 243 डिवाइड बाय 32। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अब हमें यह करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है? हमने दोबारा से इन वैल्यूज को डिवाइड करना है। हमने इक्वेशन को डिवाइड किया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 में सबसे पहले ये वैल्यू है T6, ये ऊपर वाली वैल्यू T3 से डिवाइड होगा, बराबर है ए आर पावर 5 के, वो डिवाइड होगा ए आर पावर 2 के। ये यहाँ देखें आपने डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू डिवाइड होगी इस वैल्यू से। तो यहाँ देखें मैंने इन दो वैल्यूज को भी डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या बचा? ए से ए कैंसिल, आर की 2 पावर कैंसिल हो गई है आर की 5 पावर में से, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पावर बची, आर पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास बच रहा है 27 डिवाइड बाय 8। तो मैंने लिखा 27 डिवाइड बाय 8। 27 3 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है 3/2। आर आपको मिल गया है। अब आर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, ताकि आपको ए की वैल्यू मिल जाए। मैंने आर की वैल्यू पुट की है इक्वेशन 2 में,
सॉरी इक्वेशन 1 में पुट की ए आर पावर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ए सेम रहेगा, आर की जगह 3/2 रखा, 9/4 यहाँ पे भी है, 9/4 यहाँ पे भी है, दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, ए की वैल्यू आपके पास बची 1। अब यहाँ पे आपके पास ए भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, तो हम खुद से पूरी सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस आपके पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए, यहाँ पे होता है a मल्टीप्लाई बाय आर, जब 1 मल्टीप्लाई करेगा 3/2 से तो 3/2 ही रहेगा। थर्ड टर्म आपके पास गिवन थी सवाल में 9/4, 9/4 को जब हम r से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 27 डिवाइड बाय 8, तो ये आपके पास बन गई जीपी। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है वो पूछ लें। निदा शेख। यस मैम, ये जो आपने एग्जांपल समझाई है ना लास्ट वाली, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। इसमें क्या समझ नहीं आया? मैम ये इसका थोड़ा मेथड जो है ना वो थोड़ा हार्ड है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा इसको दोबारा से समझा दीजिएगा। बेटा इसमें मेथड कोई भी हार्ड नहीं है, दूसरा जो चीज आप अप्लाई कर रहे हो वो इसमें लिखा हुआ है कि आप अप्लाई क्या कर रहे हो। डिवीजन हार्ड है? यस मैम। डिवीजन हार्ड है? पहले की है आपने? नो मैम, वो तो इजी, लेकिन मैम जो इसका मेथड है ना वो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, तो इस वजह से वो समझ नहीं आ रहा। बेटा सिंपली आपने क्या करना है, आपके पास जो दो टर्म्स गिवन है ना उन दो टर्म के फॉर्मूला लिखना है। T3 का फॉर्मूला आपके पास है ए आर स्क्वायर, मैं मेंशन कर देती हूँ दोबारा। जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर की वैल्यू सवाल में आपको दी हुई है 9/4। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, सवाल में जो वैल्यू दी गई है वो लिखी है। 6 टर्म आपको सवाल में दी गई है, 6 टर्म का फॉर्मूला है ए आर पावर 5। हमेशा जो टर्म होगी उससे एक कम पावर यहाँ आएगी। थर्ड टर्म है तो स्क्वायर आ रहा है, 6 टर्म है तो 5 आ रहा है, अगर 8 टर्म होगी तो 7 आएगा। ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ इसकी और वैल्यू मैम अगर एक टर्म होगी तो उसमें कोई पावर नहीं होगा? नहीं, 1 टर्म होगी तो यस मैम। 1 टर्म में फर्स्ट टर्म जो पावर, होगी। 1 टर्म में पावर नहीं होती, 1 टर्म में सिर्फ ए होगा, आर की पावर कैंसिल हो जाती है, 1 - 1 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, बड़ी इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को डिवाइड किया। हमेशा डिवीजन में बड़ी वैल्यू ऊपर रखी जाती है, छोटी वैल्यू नीचे रखी जाती है। तो T6 को डिवाइड किया T3 से, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई ए आर पावर 5 डिवाइड बाय ए आर स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा आर क्यूब। यहाँ पे वैल्यूज कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा 27 डिवाइड बाय 8। अब ये टर्म आ गई, हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शन अवेलेबल होता है क्यूब का। यस। क्यूब रूट आप ले लें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब ये जो 3/2 आई है इसे आप पहली इक्वेशन में रखें, दूसरी इक्वेशन में रखें, आपकी मर्जी है। आपने इसे इक्वेशन में रखने के बाद ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1। इस ए और आर को मिला के आपने देखें ज्योमेट्रिक सीरीज जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई है तो मैंने यहाँ पे आपको बताई है जर्नल टर्म। T1 किसके बराबर है, ए की जगह 1 आ गया। T2 किसके बराबर है, ए आर के। ए की जगह 1, आर की जगह 3/2। आंसर क्या बचा, 3/2। T3 में ए की जगह 1, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 3 का स्क्वायर 3/2 नहीं, 3 का स्क्वायर बेटा, 3 का 3 स्क्वायर 3 9। यस मैम, 9 और 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास आएगा 9/4। इसी तरह से ये वैल्यू चलती जाएगी। अब आप देखें आपके यही आंसर आ रहे हैं, 1, 3/2, 9/4 और कंटिन्यू। क्लियर? यस मैम। ओके।
रोल नंबर 94, रोल नंबर 94। रोल मैम नंबर, आपने जो प्रोग्रेस बताया था उसपे जो आपने दो वैल्यू पे चेंज टेबल्स लगाए हैं, क्योंकि एक टेबल से वो दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो मैम ऐसे हम टेबल चेंज लगा सकते हैं? बेटा एक मैं, पे आपने 6 और एक पे 4 का। नहीं ऐसा नहीं है। आप देखें, जब हमारे पास 4 टर्म्स आ जाती है ना डिवीजन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम क्या करते जी हैं, हम फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करवाते हैं सेम टेबल से, फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड को फोर्थ से सेम टेबल से कैंसिल करते हैं। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज अलग हो सकती है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड सेम टेबल से कटना चाहिए, और सेकंड और फोर्थ वो सेम टेबल से कटना चाहिए। निदा क्लियर? निदा? यस मैम क्लियर। ठीक है, 4 टर्म्स होती है ना, तो 4 टर्म में पहली और तीसरी सेम नंबर से कैंसिल होनी चाहिए, और दूसरी और चौथी सेम नंबर से कैंसिल होनी चाहिए। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मुस्तफा, रोल नंबर 41। मैम बस आज के लिए इतना ही ज्यादा है। बेटा मैं क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। जी नानक। नानक, मैम अभी आपने क्वेश्चन सवाल जवाब ये समझाया था ना एग्जाम्पल, जी ये मैम थोड़ा थोड़ा सा मैम रिपीट करो बैक साइड से, सेकंड लास्ट पेज से। किस पॉइंट से? पॉइंट बताएं। मैम इससे एक पॉइंट पहले आ लेना, जैसे ये एग्जाम्पल जीपी इज लिखा हुआ है, इससे फर्स्ट पॉइंट डाल, फर्स्ट पेज वाला। जी जी मैम यहाँ ये यहाँ क्या क्वेश्चन है, पहले पूछें। मैम ये जो ए ब्रैकेट 94 जो माइनस हो रही है, किससे माइनस हो रहा है मैम डायरेक्टली? बेटा माइनस नहीं हो रहे, ए से 9/4 तो मैम मल्टीप्लाई कर रहा है, जी मैम दूसरी साइड जाके क्या करेगा? डिवाइड। डिवाइड करेगा। ऊपर वाली 9 वाली वैल्यू 9 से कैंसिल हो जाएगी, जी मैम। नीचे वाली 4 वाली वैल्यू 4 से कैंसिल हो जाएगी। जी जी मैम। जब सारे ओके मैम। नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या? ओके मैम, थैंक यू। जवाब तो दें। जी नानक। जी नेहा। मैम मैं ये कह रही थी, आपने हमको असाइनमेंट दिया था एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट्स, इसका आपने कहा था मैं आपको अपनी जीमेल अकाउंट बताऊंगी, उस पर सेंड करना। आपने वो नहीं बताया, और जो इसमें डिटर्मिनेंट्स है वो समझ में नहीं आ रहा असाइनमेंट में। बेटा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में ये लिखना है डिटर्मिनेंट हम यूज क्यों करते हैं, बस। एप्लीकेशन में कोई सॉल्यूशंस नहीं है, जस्ट आपने बताना एप्लीकेशन है। में थ्री है। हाँ, हमें सिर्फ ये बताना है हमने यूज कहाँ करना है। अच्छा, और मैं कोई अपने जीमेल सॉल्यूशन बता दिया। नहीं है बेटा, जीमेल नहीं, डिस्कशन यहीं कर लेंगे, कल हम क्लास शुरू होने से अच्छा, पहले यहीं पे पूछ लेंगे एप्लीकेशंस क्या हैं। दूसरा, चलो जो ठीक है। आपका रिटन में कोई भी असाइनमेंट होगा वो एलएमएस पे अपलोड होगा। चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू। निदा शेख।
यस मैम, ये एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स है ना मैम, इनकी समझ ही नहीं आ रहा मैम ये कहाँ पे और कैसे यूज हो रहा है। एप्लीकेशन का मतलब ही यूज होना होता है। तो मैम वही बात ना, हमने मैम ये सर्च किया था तो उसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। आपने चेक डिटर्मिनेंट पे गए कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, यस मैम। उसके बाद आपने सर्च करना है वेयर वी यूज दिस डिटर्मिनेंट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स। यस मैम, मैट्रिसेस तो समझ आ गया, लेकिन मैम ये डिटर्मिनेंट समझ नहीं आ रहा। उसके बाद आपको फील्ड्स लिखनी पड़ेंगी कि किन किन फील्ड्स में ये यूज होता है और इसकी क्या अहमियत है। मैम ये आप फिर कल कलेक्ट करेंगे हमसे? जी, कलेक्ट नहीं करना, मैंने जस्ट डिस्कस करना है इसके हवाले से। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। कल हमारा टॉपिक होगा हार्मोनिक सीक्वेंस और उसकी एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।